इसको लैंडस्केप मोड में रख के देखना पड़ेगा, तब भी अच्छा दिखेगा। ठीक दिख रहा है, अच्छा। ठीक दिख रहा है। तो क्वेश्चन इस पे आता रहता है हेरिडिटरी कोलोरेक्टल सिंड्रोम्स पे, है ना, और लिम्स पे अलग से आया हुआ है। आज तो अपन बेसिकली ओवरव्यू देखेंगे और फैप पढ़ेंगे, सिर्फ सारा पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, वन बाय वन पढ़ लेंगे। सो हेरिडिटरी कोलोरेक्टल सिंड्रोम्स में दो सिंड्रोम है बेसिकली, पॉलीपोसिस, हेरिडिटरी पॉलीपोसिस के सिंड्रोम एक तो, और एक हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस HNPCC। ठीक है, तो हेरिडिटरी पॉलीपोसिस से मतलब पॉलिप होंगे, पॉलिप क्या 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 टाइप के होंगे वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि इसमें पॉलिप नहीं होंगे HNPCC में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो पॉलिप का इंसिडेंस होता है वो जनरल पॉपुलेशन जितना ही होता है, ठीक है, इसलिए इसको HNPCC बोलते हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि पॉलीपोसिस सिंड्रोम्स में रिस्क ज्यादा होता है। कितना होता है वो अपन पढ़ लेंगे एक एक करके। सो पहला है फैप, फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस। ओके, इसके टाइप क्या क्या है? तो पहला क्लासिकल फैप, ये ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिकल फैप में जीन म्यूटेशन APC होता है और पॉलिप एडिनोमा होता है टाइप, क्योंकि ये सारे एडिनोमेटस ही आज अपन पढ़ रहे हैं तो सब में पॉलिप टाइप एडिनोमा ही होगा। इनहेरिटेंस इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अब इसके 3 टाइप हैं, क्लासिकल, प्रोफ्यूज एंड अटेन्यूएटेड। क्लासिकल के साथ 2 सिंड्रोम्स भी होते हैं, गार्डनर सिंड्रोम और टर्कट 2। टर्कट के 2 टाइप होते हैं, 1 and 2। टर्कट 2 इस क्लासिकल फैप के साथ एसोसिएटेड होता है। क्लासिकल फैप में 100 to thousands में होंगे पॉलिप्स, प्रोफ्यूज में मोर देन thousands होंगे और एटेन्यूएटेड में लेस देन 100 होंगे। ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कन्वर्जन रिस्क क्लासिकल का 100% है, प्रोफ्यूज का 100% है क्योंकि इसमें तो और भी ज्यादा पॉलिप है, एटेन्यूएटेड का 70 to 80% है। सो ये है फर्स्ट टाइप, है ना। इसके बाद है MUTYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस, और इसमें NTHL1 भी साथ में एसोसिएटेड होता है, मतलब वो भी अलग से कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं होते, तो दोनों को एक साथ ही जनरली बोल देते हैं। तो इसमें म्यूटेशन होगा NTHL1 एंड MYH, ये भी एडिनोमा होगा, पर इसका जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ये इसका अलग फीचर है जो काफी मैटर करता है। ठीक है, कन्वर्जन रिस्क इसमें होगी 80%। और लास्ट एडेनोमेटस टाइप है पॉलीपेप्टाइड पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, PPAP इसको बोलते हैं। इसमें म्यूटेशन होते हैं पोल एंड पोल्ड 1। इसमें भी एडिनोमा है, इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और इसमें CO एंडोमेट्रियम भी मिलता है साथ में, मिल सकता है, मतलब 100% नहीं है, मिल सकता है। इसका भी कन्वर्जन रेट 80 to 90% है। सो बेसिकली अपन ने देखा कि क्लासिकल का 100% है, प्रोफ्यूज का 100% है, एटेन्यूएटेड से लेके बाकी सब का ऑलमोस्ट 80% का कन्वर्जन रिस्क है, इसलिए इनमें प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी करेंगे। ठीक है, तो ये तो एडेनोमेटस पॉलिप थे। दूसरे और क्या हो सकते हैं? अमार्टोमेटस भी हो सकते हैं। अमार्टोमेटस में 3 टाइप के हैं, JPS, PJS एंड P10 अमार्टोमेटस ट्यूमर सिंड्रोम। JPS इज ऑल एज वी नो जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। इसमें म्यूटेशन मिलेंगे BMPR1 SMAD4, इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कन्वर्जन रिस्क 40% है। इससे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं कि एडिनोमेटस पॉलिप का मतलब तो व्हाट इज एडिनोमा इज ग्लैंड, है ना। तो एडिनोमेटस पॉलिप्स आर लाइक ग्लैंड लाइक पॉलिप्स, दे डेवलप फ्रॉम द एपिथेलियम एंड टेक ग्रॉस अपीयरेंस लाइक ए ग्लैंड। जबकि अमार्टोमेटस जो होते हैं उनमें चेंजेस ज्यादा नहीं आते। अमार्टोमेटस इज लाइक नेटिव टिश्यू ओनली, बट डी डिफरेंशिएटेड रहता है, थोड़ा अल्टरेटेड टिश्यू रहता है। तो इसमें मोस्टली तो बिनाइन होते हैं, इसलिए इसमें मैलिग्नेंसी कन्वर्जन रिस्क कम होगा। सो JPS का 40% हम देख सकते हैं, उससे काफी डिफरेंट है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। देन ह्यूज-जैगर सिंड्रोम, इसमें STK11 म्यूटेशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, और इसमें भी रिस्क ऑलमोस्ट 40% का ही है। देन P10 हमार्टोमेटा
अमाटोमेटस ट्यूमर सिंड्रोम, इसके साथ 4 सिंड्रोम एसोसिएटेड है, काउडेन, PRRS, गोरलिन एंड प्रोटियस। इसमें म्यूटेशन है P10 का, इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है और रिस्क बहुत कम है, वो भी मोस्टली काउडेन में मिलता है, बाकी ऑलमोस्ट बिनाइन ही एसोसिएशन होता है, वो है सिर्फ 10%। ओके, सो ये 2 टाइप अपन ने पढ़ लिया, एडिनोमेटस, अमाटोमेटस, फैमिलियल पॉलीपोसिस के। तीसरा टाइप है फैमिलियल पॉलीपोसिस का, सेरेटेड पॉलिप्स। सेरेटेड पॉलिप्स एक माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, ये पॉलिप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेरेटेड सो टूथ लाइक अपीयरेंस देंगे, ठीक है, और इसका जीन अननोन है अभी तक, इनहेरिटेंस भी अननोन है, जीन नहीं पता तो रिस्क इसका 25 to 40% रहता है। और फोर्थ टाइप है हेरिडेटरी मिक्स्ड पॉलीपोसिस सिंड्रोम, इसमें GREM1 म्यूटेशन मिलेगा और एडिनोमा, सेरेटेड अमाटोमा, कोई भी पॉलिप टाइप मिल सकता है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, रिस्क के बारे में ज्यादा लिटरेचर नहीं है। तो बेसिकली 4 टाइप हो गए फैमिलियल पॉलीपोसिस के, एडिनोमेटस, अमाटोमेटस, सेरेटेड एंड मिक्स्ड। इनमें सिर्फ एक का ही ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, इसलिए ये इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। MUTYH एसोसिएटेड हैव ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ओके, तो अब अपन पढ़ रहे हैं फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, जो पहला टाइप था अपन उसको आज डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो इट इज 1 in 10,000 लाइव बर्थ्स, मेल फीमेल दोनों में बराबर रहेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट रहता है, अपन पढ़ चुके हैं। 5q21 पे ये म्यूटेशन होता है, जर्मलाइन म्यूटेशन ऑफ APC। सो Q is always long arm, so it is long arm of chromosome 5. Less than 1%, so it is less than 1% of all cases of colorectal cancer associated with FAP. But the risk, conversion risk is, in classical and profuse it is 100% risk, so it makes it very important. And other types also there is 80 to 90% risk. So 15 years is average age for adenoma development, but average age to detect a new patient is 29 years with adenoma. Then when generally what is the average age for carcinoma? So it is 39 years. Then two syndromes or subtypes of FAP, as we already discussed, we will see little bit detail. Gardner syndrome is first. So Gardner syndrome is FAP along with desmoid tumor, osteoma, epidermoid cyst and extranumerary teeth. So osteoma, mandibular osteoma is its most common presentation, mandibular, ठीक है, और desmoid tumor भी important है, इसके साथ desmoid tumor associated रहते हैं। Then Turcot syndrome, तो टर्कट जो है वो दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है, फैब के साथ भी और HNPCC के साथ भी, है ना। फैब वाले को अपन टाइप 2 बोलते हैं, इसमें मेडुलोब्लास्टोमा मिलता है, और HNPCC वाले में ग्लियोब्लास्टोमा मिलता है। Then manifestations of FAP in nutshell, so पहले अपन क्योंकि GI से रिलेटेड है तो GI वाले देख लेते हैं। स्टमक में एडिनोमा कार्सिनोमा दोनों मिलेंगे, स्मॉल बॉल में भी एडिनोमा कार्सिनोमा दोनों मिलेंगे, कोलन में एडिनोमा कार्सिनोमा दोनों मिलेंगे। क्लासिकल टाइप में लेफ्ट साइड का बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, पॉलिप, एडिनोमा एंड द कन्वर्जन, सो लेफ्ट इज मोर देन राइट, इसलिए अपन स्क्रीनिंग में भी सिग्मोइडोप्रोक्टोस्कोपी करते हैं पहले, अगर फैप की स्क्रीनिंग करते हैं तो। देन उसके बाद अपन ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन में मेडुलोब्लास्टोमा कौन से सिंड्रोम के साथ होता है? टर्कट। देन ब्रेन के बाद थायराइड, तो थायराइड में पेपिलरी कैंसर मिलता है, पेपिलरी सी है थायराइड। उसके बाद लीवर में हेपेटोब्लास्टोमा मिलते हैं, जनरली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मिलेंगे। उसके बाद पैंक्रियाज में दोनों मिलेंगे, एडेनोमा एंड कार्सिनोमा, इधर है पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज के बाद एड्रिनल में बेसिकली दोनों मिलेंगे, एडेनोमा एंड कार्सिनोमा। उसके बाद जो भी है ये चारों गार्डनर सिंड्रोम वाले हैं, सब सारे के सारे बिनाइन हैं, ठीक। और लास्ट बचता है
CHRP congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium, ये मिलता है. Then genetics. So APC is the gatekeeper gene. Depending on the location of the stop, the truncated protein has variable function abilities. So translation transcription जब होता है तो मान लो ये 3' to 5' एक प्रोटीन बन रहा है. इधर अगर APC म्यूटेशन हो गया तो अब इतना ही प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा. इसको बोलते हैं ट्रंकेशन ऑफ प्रोटीन. उस बेस्ट स्क्रीनिंग टूल यही है कि अपन प्रोटीन ट्रंकेशन टेस्ट करके देख लें. हालांकि ये किधर का लोकेशन है, विच लोकेशन द म्यूटेशन इज लोकेटेड, ये नहीं बता पाएगा. इसके लिए अपने को डीएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी. सो दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट. सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड स्क्रीनिंग टेस्ट? प्रोटीन ट्रंकेशन टेस्ट. एंड व्हाट इज ट्रंकेशन? Due to the mutation, complete protein is not formed. Only part of it will be formed. So it is truncated. Then most common method used to screen for we already discussed, is protein truncation. Mutation located between codon 1250 and 1464 of the APC gene have been associated with more severe forms of FAP. ये याद रखने का चीज है. 1250 और 1464 इसके बीच का रहेगा तो ज्यादा सीवियर होगा. ठीक है. सो व्हाट इज ट्रंकेशन? ट्रंकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट प्रोटीन बनना. लाइक लेस, नॉट आधा, मतलब मे बी आधा भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है. ठीक है. तो ये जनरली जो नॉनसेंस म्यूटेशन मिलते हैं ना, नॉनसेंस, उनमें मिलता है. इसलिए मिस सेंस म्यूटेशन को स्किप कर सकता है. मिस सेंस में क्या होता है, जनरली चेंज हो जाता है. जो अपन सीक्वेंस देखते हैं ना AGTC वाला, उनमें से कोई चेंज होगा तो एक अमाइनो एसिड चेंज होगा. वो कितना स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज ला रहा है वो जरूरी नहीं. अगर वो नहीं लाएगा तो प्रोटीन जो है वो पूरा ट्रांसलेट होगा. मिस सेंस से फर्क नहीं पड़ता. नॉनसेंस में स्टॉप कोडॉन बनेगा. यस, इसलिए स्टॉप हो जाएगा. स्टॉप हो जाएगा तो ट्रंकेटेड हो जाएगा. इसलिए प्रोटीन ट्रंकेशन टेस्ट 80% केसेस में पकड़ पाता है, क्योंकि 20% में मिस सेंस मिलता है. ठीक है. देन डायग्नोसिस, जेनेटिकली और क्लिनिकली. तो APC germline mutation is 80% cases. Okay. 20% cases no identified germline mutation. 25% of patients with FAP have a de novo mutation and thus have no family history. Indications for genetic testing कब करेंगे अपन? Family history of FAP हो, या any person having more than 10 adenomas या adenomatous polyps, or there is polyp with extracolonic manifestation of FAP. Extracolonic अपन ने डिस्कस किए. Extracolonic क्या क्या थे? लिवर, ब्रेन, यस, स्टमक, जीआई में था स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, देन ब्रेन दांत के बाद थायराइड. थायराइड में कौन सा था? पैपिलरी. या थायराइड के बाद लीवर. लीवर में क्या था? हेपेटोब्लास्ट. पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में CA. ठीक है ना. एड्रिनल. एड्रिनल में दोनों थे. उसके बाद गार्डनर वाले सारे बिनाइन और एक आई का CHRP. ठीक है. ये सब, इनमें से कोई भी एक एक्स्ट्रा कोलोनिक मैनिफेस्टेशन होगा और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एडिनोमा होगी. तो अपन जेनेटिक स्क्रीनिंग करेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे. 3 सिनेरियो हो गए. फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मोर देन 10 पॉलिप्स, एडिनोमेटस पॉलिप्स, and personal history of adenomatous polyps with extracolonic manifestation. और जीन पैनल में क्या क्या रहते हैं? तो APC, MUTYH, POL. APC तो किसके साथ है? FAP के साथ है. MUTYH एंड NTHL दोनों MAP है ना. एंड POL एंड POLD ये दोनों किस में मिल रहे थे? पॉलीमरेज ट्रिपल P. इसमें सब P है. ये भी P. ठीक है ना. POLD in polymerase proofreading associated polyposis. अब FAP का स्क्रीनिंग.
colorectal cancer associated with FAP. Screening should be done on all individuals with a genetic genetically diagnosed FAP. उसमें करेंगे स्क्रीनिंग, या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ पर्सन विद ए क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ फैप, उसमें करेंगे. दो इन लोगों में स्क्रीनिंग करना है, या तो डायग्नोस्ड हो या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो. क्या करेंगे स्क्रीनिंग के लिए? प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी. क्यों करेंगे प्रोक्टोसिग्मोइडो? व्हाई नॉट कोलोनो? लेफ्ट साइडेड ज्यादा होता है, या स्पोरैडिक में more राइट more साइड ज्यादा होता है शायद. इसमें स्पोरैडिक में. स्पोरेडिक में और एटेन्यूएटेड में वो आगे अपन देखेंगे. लिंच में कौन से साइड को होता है? आई थिंक लिंच में भी राइट साइड ज्यादा कॉमन. हाँ, लिंच में भी राइट ही. ओके, तो स्क्रीनिंग शुरू करेंगे 12 to 15 इयर्स एज पे. इफ देयर इज नो पॉलिप then we will screen again every 1 to 2 years or earlier if symptom develops. And if we see polyps, then definitely we will do full colonoscopy. So CRC, colorectal cancer, is the most common death in classical FAP. Most common cause of death is colorectal carcinoma, followed by desmoid and followed by duodenal carcinoma. Okay, most common cause is colorectal carcinoma. Most effective way of preventing cancer is colectomy. Definitely colectomy is going to prevent. Classical FAP, 100% risk of colorectal carcinoma. Median age, as we already discussed, 39 years. In attenuated FAP, 70% to 80% risk is there, and median age is little bit later, like 2 decades. 39 है तो almost 59 years, 58 years इसमें होता है. Then chemo prevention. ओके, स्टार्ट करें फिर. ओके, तो कीमो प्रिवेंशन का क्या रोल है? कीमो प्रिवेंशन में मोस्टली टेस्टेड ड्रग इज सुलिंडेक. ओके, NSAID होता है, which has COX-1 and COX-2 both inhibiting activity. साइड इफेक्ट इसके खतरनाक होते हैं, इसलिए ज्यादा लोग झेल नहीं पाते. GI distress, bleeding, intestinal ulceration, renal effects. So 20% people can't tolerate it. Dose will be 150 to 200 mg. Now effectiveness depends on the strict compliance and the taking the drugs. Other drugs which are tested are DFMI, Celebrex or Celecoxib. So no chemotherapeutic agent is completely effective in FAP. Hence chemo prevention not favored as a routine option. Though we can use it in after making the pouch. Sulindac is reasonable in FAP patients with pouch polyposis as the surgical alternative of pouch removal, likely and ileostomy. If we will remove the pouch, then there will be and ileostomy formation. So we can give chemo prevention in such cases. For duodenal adenomas in FAP, EGFR inhibitor, erlotinib and sulindac both has been tried and have shown good results in some studies. Then timing of surgery. For asymptomatic teenagers with FAP, surgery can be delayed until the late teen years, early 20s, till they have the physical and emotional maturity. So CRC before age of 20 is extremely rare. As we know, most common age, average age is 39 years or 40 years, somewhere around 40. So before 20, it is very rare. In classical FAP, surgery should be done before 25 years. Surgery should be done before age of 25 years in classical. Okay. So what are the indications for delayed surgery in the asymptomatic cases? कब delay कर सकते हैं? If some woman is there and she wish to have children and want to avoid risk of decreased fecundity following proctectomy, then we can delay it. If there is morbidly obese patient who wish to lose weight to make reasonable proctectomy with IPA, then we can also delay it. And third is family history of desmoid is there, as almost 80% desmoid develop after surgery.
So if there is family history of desmoid, we can declare it. Choice of surgical technique depends on the age at diagnosis, severity of polyposis, presence of rectal polyp, risk of developing desmoid, and location of genetic mutation. As we discussed, mutations distal to 1250 will be more severe. Okay, so these factors are important. What are the factors which are going to affect surgical technique? Age, So, severity, surgical presence of rectal polyp, risk of developing desmoid, and location of genetic mutation. Yes, because we have to do either total colectomy or total proctocolectomy. More than So if 20 we do polyps are the में हम टोटल ये रेक्टम नहीं बचा सकते ना. 20 है कि 10 है? 20. Genetic testing to decide about proctectomy. Now, risk for rectal cancer are almost 3 times higher in FAP patients with mutation after codon 1250 that we have already discussed. So, can offer total colectomy with IRA to those with mutations occurring before 1250. A proctoscopic examination reveals no or few polyps in rectum. So, this is not a blind indication. Just the mutation is before 1250, we will do total colectomy only. In this situation also, we will examine the patient. Proctoscopy will be done. If there are few polyps, then we can offer total colectomy. Need of proctectomy later depending on the polyps, as I have told. So number of polyps, if it is less than 5 or equal to 5, then no patient needs a subsequent proctectomy. If it is 6 to 20, 15% needs. And if it is more than 20 or equal to 20, 50% patient needs later proctectomy. So number of rectal polyps also matter. Surgical options for patients with FAP. क्या-क्या option रहेंगे? सबसे पहला है ileorectal anastomosis, like total colectomy followed by ileorectal anastomosis. So if it is a patient is having less than 20 rectal polyps, less than 1000 total colonic polyps. Contraindication is rectal cancer. If rectal cancer is there, definitely we have to remove the rectum. Then total proctocolectomy with ileopouch anal elastomosis. When we will do it, more than 20 rectal polyps and rectal cancer. What is the contraindication? High desmoid risk and lack of surgical expertise. Then proctocolectomy and ileostomy, low rectal cancers, IPA impossible, and poor sphincter function. In such cases, we have to form the endostoma. Then there is also one